अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज अपने आबाई शहर लाहौर से आपसे मुखातिब हूं और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दो टेस्ट होते हैं। एक को हम एंडोस्कोपी कहते हैं और दूसरे को ERCP कहते हैं। और जो हमारे माहिर अमराज़ मैदा और जिगर के जो डॉक्टर हैं वो ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। प्रोसीजर्स हैं, बेसिकली टेस्ट तो नहीं कह सकते, प्रोसीजर्स हैं जो एडवाइस किए जाते हैं। तो लोगों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। लोगों को पता नहीं होता कि एंडोस्कोपी सिर्फ तशख़ीस के लिए इस्तेमाल हो सकती है या कुछ बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। उसी तरह ERCP ज़्यादातर इलाज में इस्तेमाल होती है, लेकिन कई दफ़ा तशख़ीस में भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो आज हम इसी के ऊपर आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। और हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर इब्तिसाम अमजद साहब, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटोलॉजिस्ट हैं। उर्दू में हम माहिर अमराज़ मैदा और जिगर कहते हैं। और डॉक्टर साहब नेशनल डिफेंस हॉस्पिटल से वाबस्ते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर इब्तिसाम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो एंडोस्कोपी के बारे में बताइएगा कि ये होती क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट टूल बन गया है आपकी प्रैक्टिस के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो टॉपिक हमारा आज का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि बहुत लोगों के सवालात होते हैं इस बारे में, और इसके बारे में आगाही भी बहुत ज़रूरत है आम आवाम को। अब एंडोस्कोपी में अगर ऊपर के ज़रिए जाएं तो उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। पखाने के रास्ते के ज़रिए कैमरे वाला टेस्ट जो हम लोग आम ज़बान में कहते हैं उसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। और अगर हम लोग जिगर के नारियों का वो टेस्ट करना शुरू करें तो उसको ERCP कहते हैं। आजकल के टाइम में ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि जितनी रिसर्च हो रही है वो ये दिखाती है कि जब हम अर्ली यानी पहले चीज़ को तशख़ीस कर लें, यानी कि कैंसर की बिल्कुल छोटी सी फॉर्म को हम लोग इब्तदाई स्टेज में हम पकड़ लें तो आसान भी हो जाता है और सस्ता भी होता है। इलाज उसी वक्त हो जाता है। अगर वो ही कैंसर हमें इतना सा मिलता है तो हम उसी को वहीं पे एंडोस्कोपी के दौरान ही या कोलोनोस्कोपी के दौरान ही काट के बाहर फेंक देते हैं, तो वो कभी ट्यूमर बनना या रसौली बनने की नौबत आती नहीं है। तो एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी की पहला फ़ायदा ये है कि अर्ली डिटेक्शन, मतलब जल्दी तशख़ीस। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि तशख़ीस के साथ इलाज। इसमें हम लोग तशख़ीस भी कर सकते हैं और कई मर्ज़ का इलाज भी कर सकते हैं उसी वजह से। आजकल के ज़माने में जितनी रिसर्च हो रही है उसमें हम लोग एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि हो सकता है कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद आप एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी के ज़रिए ऑपरेशन भी कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर इब्तिसाम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कल रात आपके पास आपने क्लिनिक किया, आपके पास कुछ पेशेंट्स आए जिनको आपने एंडोस्कोपी सजेस्ट की। तो ज़ाहिर बात है कि पेशेंट के जहन में कुछ सवालात आ रहे होते हैं उनसे मुतल्लिक कि जी क्या प्रोसीजर है। तो मैं चाहूँगा कि आप वो सवालात ज़रा यहाँ पर हाईलाइट करें जो आमतौर पर पेशेंट आपसे पूछता है जब आप उसको एंडोस्कोपी एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। सबसे सबसे कॉमन सवाल है कि एंडोस्कोपी है क्या? एंडोस्कोपी एक कैमरे वाला टेस्ट है जिसमें एक कैमरा आपके मुंह के ज़रिए लेके जाया जाता है, जिसमें आपकी खुराक की नाली, मैदा और छोटी आंत को देखा जाता है। सिमिलरली कोलोनोस्कोपी के बारे में बात करें तो ये कैमरे वाला टेस्ट है जिसमें हम लोग पखाने की नाली के रास्ते ऊपर की तरफ जाते हैं और पूरी बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है कैमरे के ज़रिए। अब कैमरा हमारा स्क्रीन से अटैच होता है जो हमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी में पिक्चर दे रहा होता है। इसी तरह है कि जिस तरह हम लोग बैठ के एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इसी तरह हम लोग अंदर के हालात अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। दूसरा सवाल लोगों का ये होता है कि इसमें तकलीफ़ तो नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी दोनों ही नीम बेहोशी की हालत में की जाती हैं, जिसमें हम लोग ऐसे इंजेक्शंस देते हैं जिसमें पेशेंट सो जाता है और उसमें पेशेंट के लिए प्रोसीजर बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। वैसे अगर बेहोशी ना भी दिया जाए तो इसमें दर्द नहीं होती, डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है लेकिन दर्द नहीं होती। फिर उनका कॉमन सवाल होता है कि हमने आने से पहले हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमने क्या करना होता है। तो एंडोस्कोपी यानी हम लोग ऊपर जब रास्ते पे जाते हैं उसके लिए 6 घंटे खाली पेट और कुछ ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो सेफ्टी के लिए कराए जाते हैं। पखाने की नाली के मुआयने के लिए यानी कोलोनोस्कोपी के लिए हमें 1 दिन की तैयारी चाहिए होती है, जिसमें हम मरीज़ों को लिक्विड्स पे रखते हैं,
जिसमें हम मरीज़ों को ऐसी दवाएं देते हैं कि पखाने लग जाएं और आंत क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। और उसमें भी आने से पहले 6 घंटे खाली पेट आना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं निज़ाम हज़म की तरफ, जो कि हमारे मुंह से शुरू होता है, फिर हमारी खुराक की नाली आती है, फिर मैदा आता है, उसके बाद तकरीबन 6-7 मीटर लंबी आंतें आती हैं, और फिर फाइनली जो आखिरी पार्ट होता है उसे मकद हम या एनस कह देते हैं। तो एंडोस्कोपी जो टेस्ट है वो पूरे निज़ाम हज़म की कौन कौन सी बीमारियों की तशख़ीस में इस्तेमाल होता है? जो एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी जो डायग्नोस्टिक टूल है, जो डायग्नोसिस के लिए हमारा ज़रूरी है, उसमें हम लोग खुराक की नाली, मैदा, छोटी आंत की हर बीमारी ऑलमोस्ट पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं क्या चीज़ चल रही हैं। जिसमें कॉमनली हमें अल्सर्स मिलते हैं खुराक की नाली में, मैदे में, छोटे आंत में। ये अल्सर्स एच पायलोरी जरासीम की वजह से हो सकता है, बीच में एलर्जीज़ की तशख़ीस हो सकती है, बीच में एक गंदम की एलर्जी जिसको सीलिक डिज़ीज़ कहते हैं उसकी तशख़ीस हो सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है इसके अंदर जिसको हम कैंसर कहते हैं, उसकी तशख़ीस हो सकती है। उसके अलावा किसी बंदे का खाना रुक रहा है तो खुराक की नाली के मसाइल को देखा जा सकता है, कहीं पे कोई बंदिश आ जाती है उसको देखा जा सकता है। पखाने की नाली में स्पेशली खून कहीं से आ रहा हो, पता ना लग रहा हो इंसान की, हीमोग्लोबिन जो ब्लड की मिकदार होती है बॉडी में कम होती जा रही है, उसको देखा जा सकता है। पखाने की नाली में अल्सर्स, बवासीर, आप यू नेम इट, वह ऑलमोस्ट हर बीमारी जो खुराक की नाली, मैदे, छोटे आंत और बड़ी आंत से मुंसलिक है, उसको आप सामने आँखों के देख भी सकते हैं। उसकी उस वक्त टुकड़े लेके, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, वो भी लिए जा सकते हैं और उनका इलाज भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपी आमतौर पर उन पेशेंट्स में भी आप रिकमेंड करते होंगे जिनमें मैदे की तेज़ाबियत के मसाइल होते हैं और उसके नतीजे में अल्सर बन रहे होते हैं, और ये अल्सर गर्ड में भी बनते हैं, जिसमें वो जो मैदा से जो तेज़ाब जो बन रहा है उसके अंदर वो वापस खुराक की नाली में आना शुरू होता है, और हम कहते हैं कि जनाब खुराक की नाली में भी अल्सर बन गए हैं और उसको हम गर्ड कहते हैं। उसके अलावा और कौन कौन से अल्सर हैं, जैसा मैदा है, आंतें हैं, तो उसमें एंडोस्कोपी का रोल है, और ये क्यों हमारे माहौल के अंदर ये या पेशेंट्स के अंदर इतने ज़्यादा ये जो मैदे के अल्सर और ये आंतों के अल्सर बनना शुरू हो गए हैं? देखिए, हमारी सोसाइटी में अब 2 चीज़ें आप देख लें। नंबर 1, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, फूड क्वालिटी। नंबर 3, हमारी रात का सोना, दिन के जागने की रूटीन। तो मैं आपको अगर ये कहूँ कि हर तीसरे से चौथे मसले बंदे को कोई मैदे का मसला है तो वो गलत ना होगा। चाहे वो थोड़ी तादाद में है, चाहे वो इतना सिम्टम आ रहे हैं, ये इतने मसाइल आ रहे हैं कि उसको डॉक्टर की तरफ आना पड़ा है। और इसके पीछे जो कार फरमा अवामिल हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो हमारे इख्तियार में है, मॉडिफाइबल है। जी, ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर हम लोग सोच समझ के ठीक करें तो वो ये मसाइल 90% हल हो सकते हैं, जिसमें आपकी खुराक आ गई, जिसमें आपका स्लीप साइकिल आ गया, जिसमें आपका खाने का वक्त आ गया। हमारा जो सबसे कॉमन मसला है जो आज तक ठीक ही नहीं हुआ, वो है नाश्ता, जो 90% अवाम घर करके निकलती नहीं है। और दूसरा, सबसे कम लोग इसको अहमियत देते हैं, हालांकि गोरे को अगर आप देखें, गोरा नाश्ते पे सबसे ज़्यादा फोकस देता है, बिल्कुल, जिसने आपको पूरे दिन के लिए तवानाई देनी है। एग्जैक्टली, तो वो ज़रा अच्छा क्वांटिटी में अच्छा हेल्दी किस्म का नाश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गोरों के लिए। एग्जैक्टली। सो हमारी 90% अवाम बगैर नाश्ते के निकलती है, और 100% अवाम ऑलमोस्ट रात को सोने से 10 मिनट पहले खाना भर के खा के फ़ौरन अच्छा लेट। खासा क्वांटिटी में खाते हैं जी। जी, थोड़ा बहुत नहीं कि डिनर हैवी करेंगे, अब काम काज से भी फारा हो गए हैं तो बिल्कुल। अच्छे तरीके से खाएंगे। जी, तो वो जो आखिरी रात की मील है और सुबह की मील है, अगर हम इन दोनों चीज़ों को ही मॉडिफाई कर दें और एक्सचेंज कर दें तो 90% मसाइल हल हो सकते हैं। दूसरी, आजकल तो ऐप्स आ गई हैं जी, बिस्तर से उठना भी नहीं पड़ता। हाँ जी, आप ऑर्डर करें, रात के 3 बजे कुछ मंगवा लें। आप रात के 3 बजे मंगवाएं और वो खाएं, और वो खाते ही बिस्तर पे लेटे लेटे खाएं और लेटे लेटे सो जाएं। सो हमें रिकग्नाइज़ करने की ये ज़रूरत है कि अगर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट, कैलोरी हम जब बात करते हैं कि आपको दिन में एनर्जी कितनी चाहिए, तवानाई चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट अगर हम लोग दिन और रात की बात करें तो वो मुख्तलिफ होती है। अगर आपकी टोटल रिक्वायरमेंट 2500 किलो कैलोरीज़ या 3000 किलो कैलोरीज़ पर डे है तो उसमें 70 से 80%
आपको दिन में ज़रूरत है, जो हम लोग भूखे पेट गुजारते हैं। रात को सोने के लिए इतनी कैलोरीज की ज़रूरत नहीं रेस्टिंग हो। फेज में जाना है, जिसम ने आराम करना है, कुदरत ने निज़ाम ऐसा हाँ अपना जी, एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारे अंदर दिया हुआ है हाँ जो जी, शट डाउन हो जाता है रात को, और हम बिल्कुल। उसी वक्त ही फुल एनर्जी वाली चीज़ें खा रहे हैं। फुल एनर्जी वाली चीज़ें खा लेते हैं। सो आप रात को सोने के लिए 2000 कैलोरी प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी को, और सुबह काम करने के लिए कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो बेसिक्स, दीज आर जस्ट बेसिक्स। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ साल पहले तक बेरियम मील का टेस्ट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट किया जाता था, जिसमें हम आंतों की बंदिश और मुख्तलिफ जो बीमारियाँ मैदे की और आंतों की, उसको हम एवेलुएट किया करते थे कि जब वो बेरियम मील खिलाते थे खाने के साथ तो वो एक्सरे के ऊपर इमेज बनना शुरू हो जाता था। एक तो वो, दूसरा अल्ट्रासाउंड, और थर्डली डॉक्टर साहब जो सीटी स्कैन एब्डोमेन का है। इन तीनों टेस्टों को अगर हम कंपेयर करें एंडोस्कोपी से, तो एंडोस्कोपी किस तरह सुपीरियर है या ज़्यादा बेहतर है इन तीनों टेस्टों से? देखिए, हर टेस्ट के फ़वाद और नुकसानात होते हैं। नंबर एक, ये जितने भी टेस्ट हैं जिसमें हम बेरियम की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, हम सीटी स्कैन्स की बात करते हैं, इनकी अगर हम स्पेसिफिसिटी यानी कि कितना ये एक्यूरेट हमें आंसर दे सकते हैं, किसी की भी 100% नहीं है। तो ये सारे टेस्ट अलहदा एक तरफ, और एंडोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो वो एक तरफ। क्योंकि एंडोस्कोपी में एग्जांपल इस तरह देता होता हूँ कि हम एक बिल्डिंग में बैठे हैं, अगर आप उसका ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ सीटी स्कैन। लेकिन आप एक कमरों में जाके फिजिकली जाके देख रहे हैं, दैट इज़ एंडोस्कोपी। सो एंडोस्कोपी इसी तरह है कि आपके सामने कोई चीज़ है और आप उसको देख रहे हैं, और अब आप उसमें जो चाहें उसका साथ आप उसकी बायोप्सी ले सकते हैं, उसको छेड़ के देख सकते हैं, और रेडिएशन कोई नहीं है, सबसे अच्छी और बात है। रेडिएशन कोई नहीं है। एंडोस्कोपी इन्वेसिव ज़रूर है, लेकिन डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी से बेहतर टूल कोई भी चीज़ को ढूंढने के लिए नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने एंडोस्कोपी को अमराज की तशखीस के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल होती है तो बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया। अब हम आते हैं, क्या एंडोस्कोपी हमारे जो मैदा है, आंतें हैं या उनसे जुड़े जो मसाइल हैं, उनके इलाज में किस तरह कारआमद साबित होती है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि हम बात करते हैं पहले एंडोस्कोपी, फिर कोलोनोस्कोपी, फिर हम आ जाते हैं ईआरसीपी। नंबर एक, एंडोस्कोपी। हमारा जो सबसे ज़्यादा डराने वाला मसला है, जो कि पहले ज़माने में सोचा जाता था कि ये हो गया तो बंदा गया, वो है खून की उल्टी। खून की उल्टी का इलाज एंडोस्कोपी से सबसे आसानी से हो सकता है, क्योंकि आप अंदर जाके अपनी आंखों के सामने देख के उसको बंद कर सकते हैं कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें हम कर सकते हैं। जी, जिसमें नाड़ों पे बैंड का चढ़ाना, जिसके अंदर अगर कोई अल्सर हो तो उसको जला देना, जिसमें अल्सर को क्लिप लगाना, जिसमें अल्सर में टीका लगाना, जिसमें मैदे की नाली का फूल जाए तो उसमें टीका लगाना, जिसमें ऊपर से, जिसको हम एपीसी कहते हैं, शावर होता है, वो बिल्कुल जैसे आग का शावर होता है, वो करके उस पूरे एरिया को बर्न कर देना। ये सारा कुछ शामिल है। जब हम कोलोनोस्कोपी यानी कि हम निचली आंत की बात करते हैं, उसके अंदर पॉलिप्स होती है, ग्रोथ बन जाती है, जो कि कैंसर से पहले की स्टेज होती है। उसको उसी स्टेज पे काट दिया जाता है ताकि वो मसला आगे ना करे। उसके अंदर अल्सर्स होते हैं जिनको जलाया जाता है, उसके अंदर बवासीर होती है जिसके ऊपर बैंड चढ़ाए जाते हैं, उसके अंदर उसके अलावा और भी एक जो वेसल्स होती हैं जो कि उगाती हैं और ब्लीडिंग होती हैं, उस पर क्लिप लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब हम ईआरसीपी की बात करते हैं, ईआरसीपी में जिगर की नालियों में हम जा सकते हैं, जिसके अंदर आपकी एडवांस एंडोस्कोपी और रेडियोलॉजी दोनों इकट्ठी शामिल होती हैं, और उसके अंदर से जाके पथरियों का निकालना, जिगर की नाली को खोलना, जिगर की नाली में स्टेंट डालना, जिगर की नाली के अंदर की बायोप्सी लेना, ये सब कुछ शामिल है। जिगर की नाली को अंदर से भी देखा जा सकता है, जो हमारे पास टेक्निक आ चुकी है पाकिस्तान में, दैट इज़ स्पाई ग्लास। स्पाई ग्लास में हम लोग एक स्कोप के अंदर से, बेबी स्कोप, बिल्कुल छोटी सी स्कोप, जिगर की नालियों के अंदर ले जाते हैं, और उनको अंदर से जाके देखा भी जाता है और अंदर से जाके काम भी किया जाता है, जिसमें पत्थरों का तोड़ना, जिसमें देखना कि जिगर की नाली के अंदर कैंसर मौजूद है कि नहीं, और जिगर की नाली के अंदर की बायोप्सी लेना। ये वो डॉक्टर साहब गालिबन वही है जो हमारे
कार्डियोलॉजिस्ट हजरात जो एंजियोग्राफी करते हैं कि कैथेटर यहाँ से डालते हैं और सीधा दिल के अंदर पहुँचा देते हैं। बिल्कुल, ये इससे मिलती जुलती ही ये टेक्निक है। बिल्कुल उससे मिलती जुलती टेक्निक है। अच्छा, ईआरसीपी इसमें जो प्रोब डालते हैं डॉक्टर साहब स्पाई ग्लास के अंदर, वो मुंह के रास्ते जाते हैं या डायरेक्टली हम यहाँ से पेट के थ्रू उसको दाखिल करते स्पाई ग्लास बेसिकली आपका एंडोस्कोप के अंदर से एक एंडोस्कोप गुजारते हैं, मतलब इट इज़ अ स्कोप। हैं? एक ट्यूब के अंदर से हम एक और ट्यूब के अंदर से गुजारते हम एक और कैमरे के अंदर से एक और कैमरा गुजारते हैं, हैं। ओके। और वो इतना पतला होता है कि वो जिगर की नाली के अंदर जा सकता है। अगर उसकी मैं थिकनेस की बात करूं तो 6-7 मिलीमीटर से ज़्यादा थिक नहीं होता वो, ताकि वो जिगर की बासानी चला जाए। सो उसके बाद हमारे पास टेक्निक आ जाती है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में हमने अल्ट्रासाउंड का प्रोब अपने कैमरे के ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें आप जिगर की नालियों को के ऊपर प्रोब रख के उनको देख सकते हैं, कैंसर की तलाश कर सकते हैं, उसमें से कैंसर की बायोप्सीज ले सकते हैं, और कई थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जिसमें थैलियों को ड्रेन करना, ये सारा कुछ आता है जो आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि ईआरसीपी की मदद से हमारा जिगर लबलबा जो बाएं तरफ होता है, और जिगर के ऊपर एक और मुल्हका एक उज़्व होता है जिसे हम पित्ता या गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके कौन कौन से अमराज जो हैं वो हम ईआरसीपी की मदद से ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले सबसे जो कॉमन मसला हमें नज़र आता है वो है जिगर की नाली में पत्थरी का फंस जाना, जो कि पित्ते से गिरती है और जिगर की नाली, क्योंकि जिगर की नाली और पित्ता आपस में नाली से मिले हुए और एक नाली ही ड्रेन करती है। वो क्या करती है, वो यरकान कर देती है और उसमें जिगर की नाली को बंद कर देती है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमें ईआरसीपी के ज़रिए जो हम लोग ट्रीट करते हैं वो जिगर की नाली की पत्थरी है। उसके बाद जिगर की नाली का बंद हो जाना, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी वजह आ सकती है, जो कि कैंसर भी हो सकती है, कैंसर नहीं भी हो सकती, उसको जाके खोल के उसमें स्टेंट डालना। उसके अलावा जिगर की नाली का लीक हो जाना, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर एक ऑपरेशन की, जो पित्ता निकालने वाला ऑपरेशन है, उसकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है कि जिगर की नाली लीक हो गई है, तो जिगर की नाली को स्टेंट करके उसको सील करना, वो मौजूद है। फिर आ जाता है हमारे पास लबलबा। लबलबे की नाली का बंद हो जाना, लबलबे की नाली के अंदर पत्थरियों का आ जाना, उसको क्लियर करना, ये सारा कुछ मौजूद है। सिचुएशन हो जाती है जब लबलबे की सोजिश हो जाए, एक्यूट इमरजेंसी बन जाती है वो तो। बिल्कुल, लबलबे की सोजिश मरीज़ के लिए ख़तरनाक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। जिगर की नाली के अंदर अगर पत्थरी फंस जाए या कोई भी वजह से बंदिश आ जाए और इन्फेक्शन हो जाए, तो वो पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकती है। तो ये दोनों बड़ी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, लेकिन इसमें अगर अच्छा एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, अच्छी ईआरसीपी में के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लबलबे का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर जिसको हम कहते हैं, या लबलबे की सोजिश जिसे हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, ये बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं जिसमें खुदा न खासा पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अब हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये दो ख़तरनाक जो बीमारियां हैं लबलबे की, उसमें ईआरसीपी की फ़ादियत क्या है? सबसे पहले बात करते हैं पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि लबलबे की सोजिश। लबलबे की सोजिश मुख्तलिफ़ वजूहात से आ सकती है, जिसमें पत्थरियाँ होती हैं, जिसमें अल्कोहल होती है, जिसमें कोई मेडिसिन्स होती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स होते हैं जो लबलबे की सोजिश कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को जेनेटिकली, यानी कि अंदरूनी तौर पे पैंक्रियाटाइटिस ज़्यादा होने की इम्कान ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसमें बर वक्त इलाज करने में फ़ायदा ये होता है कि जो पैंक्रियाटाइटिस की शिद्दत है वो कम रहती है और मरीज़ बेहतर हो जाता है। अगर इसका बर वक्त ना इलाज किया जाए तो लबलबे के ख़राब होने की, उसके अंदर पानी की थैलियाँ बन जाना और उसके अंदर गंद की थैलियाँ बन जाने का इम्कान होता है, जिससे मरीज़ के लिए एक तो प्रॉब्लमेटिक बहुत होता है और उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो पैनक्रियाटाइटिस को अर्ली, जल्दी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं पैनक्रिया यानी लबलबे के कैंसर की तरफ। लबलबे का कैंसर एक बुरे कैंसर में शुमार होता है। वैसे तो कोई अच्छा कैंसर होता नहीं है, लेकिन लबलबे के कैंसर बुरे कैंसर्स में शुमार होता है, जिसमें जब हम लोगों को ज़रा सा भी शुबा हो और हम लोग ईयूएस करके उनका पीस लेके कैंसर की तशख़ीस कर लें तो हम अर्ली सर्जरी कर सकते हैं, जिसके अंदर लबलबे का पार्ट निकाल दिया जाता है,
उसको छोटी आंत का पार्ट निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे फैले ना। लेकिन ये अगर जल्दी डिटेक्ट हो या जल्दी पता लगे तब ये किया जा सकता है। लेकिन अगर इस कैंसर ने इर्द गिर्द की नाड़ों को लपेट में ले लिया तो फिर हमारे नताइज बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाती है उस सिचुएशन तक आने में। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के कैंसर की, जो कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कैंसर होता है जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो ये बताइएगा कि क्या कोलोनोस्कोपी से हम बड़ी आंत के कैंसर को इब्तदाई स्टेज में पकड़ सकते हैं ताकि उसका बर वक्त और मौसर इलाज किया जा सके? इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं। इंटरनेशनली 45 साल की उम्र में हर मर्द और औरत को, चाहे कोई वजह है चाहे कोई वजह नहीं है, पखाने की नाली का कैमरे के ज़रिए मुआयना कराने की रिकमेंडेशंस है। उसकी वजह भी यही है जिसको हम कहते हैं अर्ली एडेनोमा डिटेक्शन, मतलब अर्ली जल्दी तशखीस करना उस रसौली का जो उस वक्त इतने बड़े साइज़ की नहीं, वो इतनी सी है। जब आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो आप उसको वहीं पे कट करके बाहर निकाल देते हैं और पूरा मार्जिन क्लियर कर देते हैं। जब आप ये कर देते हैं तो वो नौबत ही नहीं आती कि वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर ले। इस टेस्ट को 45 साल की उम्र के बाद हर 10 साल पे रिपीट किया जाता है। 45, 55, 65 जब तक उम्र चल रही है। हाँ जी, कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको बजाय वो कि कैंसर बने, आप उसको डिटेक्ट करें, आप उसको कटवाएं, उसको बाहर फेंकवा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो ताज़ा तरीन जो दादोशुमार हैं ओबेसिटी के या मोटापे के, जो हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट जो हैं वो शेयर करते हैं, वो ये हैं कि 3 करोड़ 80 लाख के करीब जो लोग हैं उनका वज़न ज़्यादा है या वो मोटापे की तरफ माइल है। तो मोटापे के साथ एक और बड़ी जुड़ी जो चीज़ होती है जिसे हम फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये या वामोनास की आगाही के लिए कि फैटी लिवर डिज़ीज़ में जिसमें चर्बी जो है वो जिगर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और उसकी डायग्नोसिस के लिए ये तमाम टूल्स किस तरह हेल्पफुल साबित होते हैं? देखिए, जिगर पे चर्बी तब चढ़ती है जब जिस्म की चर्बी की तादाद बढ़ जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, तब वो फिर चर्बी जो है वो एक्स्ट्रा जिगर के ऊपर भी जमा होती है। बिल्कुल। उसको सबसे आसान तरीका देखने का है अल्ट्रासाउंड, जो पेट का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है जो जिगर की चर्बी को दिखाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो ज़्यादातर मोटापे के साथ ही ये आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है मोटापे के साथ आए। कई लोग, एक टर्म यूज़ होता है टॉफ़ी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, वो, और ये मेडिकल टर्म है। तो उसमें होता यह है कि बंदा लग तो पतला रहा होता है, लेकिन चूँकि उसने सारी ज़िंदगी वर्जिश नहीं की होती, उसने खाने का लिहाज नहीं किया होता, उसके जिगर पे भी और अंदरूनी अज़ा पे भी चर्बी चढ़ी हुई होती है। बज़ाहिर वो दुबला पतला है। बज़ाहिर वो दुबला सेंट्रल पतला, ओबेसिटी तो हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है लोग। बिल्कुल। जो और जो सबसे ख़तरनाक ओबेसिटी कही गई है भी वही। वो सेंट्रल ओबेसिटी है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया कि अगर हम गोरों को देखें तो उनके जिस्म में जो फालतू चर्बी होती है वो जिल्द के नीचे जमा होती है, तो या वो टांगों में ज़्यादा जमा होगी, कूलों में या बाजों में जमा हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तानियों को देखें तो साउथ में ख़ास तौर पर तो लोग पतले दुबले से होते हैं और जनाब चर्बी जो है वो पेट के अंदर जमा हुई होती है और पेट बाहर निकला होता है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। तो वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है? दूसरी बात है हमारी जेनेटिक्स का मतलब है कि हमारे पीछे से जो जीन्स आ रहे हैं वो। दूसरी बात है हमारी इन्वायरमेंट, जिसमें हमारे टेम्परेचर्स, ग्राउंड्स वगैरह सारा कुछ शामिल होता है। ये सारा कुछ मिला जुला के हमारी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग ये मर्ज़ जो कि फैटी लिवर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसको ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम एज़ अ टीम अपनी पूरी आवाम को एजुकेट करें कि कितना ज़रूरी है दिन और रात का ख्याल रखना, कितना ज़रूरी है एक्सरसाइज का रोज़ाना अपनी रूटीन में लाना, और कितना ज़रूरी है कि जो आप खा रहे हैं वो देख के कि हमने खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं उनको समझाता हूँ कि या तो आप इस वक्त जाके जिम पे या एक्सरसाइज पे पैसा खर्च कर सकते हैं, या वही पैसा आपकी दवाइयों को ख़रीदने में लगेगा। तो फैसला इस वक्त आपने करना है कि आप या ये चॉइस ले सकते हैं या वो चॉइस ले सकते हैं। देखिए,
अपर जो एंडोस्कोपी है वो 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है। जो कोलोनोस्कोपी है पखाने की नाली, वो 20 से 25 मिनट का प्रोसीजर है। ईआरसीपी एक एडवांस एंडोस्कोपी में आता है। सो ये आधे घंटे से पौने घंटा घंटा मैक्सिमम इतनी देर लगता है इन एक्सपर्ट हैंड्स। ये ज़्यादा कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको चैलेंज कितना मिल रहा है। ये आपने काम कितना करना है उस पे भी डिपेंड करता है। ये टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि चल क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ईआरसीपी और एंडोस्कोपी आमतौर पर एक मरीज़ को कितना टाइम लग जाता है आपको ये दोनों टेस्ट करने में, ख़ास तौर पर अगर आप जैसा एक्सपर्ट एंडोस्कोपिस्ट ये दोनों प्रोसीजर कर रहा हो तो कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसीजर के अंदर? जो डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी है वो डे प्रोसीजर है। मरीज़ को हम प्रोसीजर से तैयारी करके 1 घंटा पहले बुलाते हैं, मरीज़ का प्रोसीजर करते हैं। प्रोसीजर करने के 1 से 2 घंटे बाद जब मरीज़ को खाना पीना हम शुरू करा देते हैं और हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। ईआरसीपी ऑन द अदर हैंड, ईआरसीपी के लिए हम लोगों ने देखना होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई लबलबे की सोजिश वगैरह को डेवलप तो नहीं हुई, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को 1 दिन स्टे ज़रूर कराते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ईआरसीपी और एंडोस्कोपी के बाद मरीज़ को क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती हैं? आया कि वो नॉर्मल चीज़ें खा पी सकता है फौरी प्रोसीजर के बाद, और गाड़ी वगैरह ख़ुद से ड्राइव कर सकता है, या अपनी रूटीन में बैक टू नॉर्मल रूटीन हो सकता है पेशेंट? बिल्कुल, देखिए जिस दिन हम लोग प्रोसीजर करते हैं उस दिन हम मरीज़ को ड्राइविंग से ज़रूर मना करते हैं, बिकॉज़ आपने सेडेटिव्स या इंजेक्शन थोड़े से लगाए होते हैं। और हाँ जी, और उस दिन नरम ग़िज़ा पे रहने को कहते हैं ताकि पेट में गैस वगैरह इकट्ठी ना हो। मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़रा 1-2 दिन अवॉइड करें। नहीं, सिर्फ उसी दिन। सिर्फ उसी दिन? हाँ जी, अगले दिन से मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ सकता है। और बड़ा ही प्यारे प्रोसीजर है एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी। आपकी डेली लाइफ में सबसे कम जो इंटरवीन करते हैं और आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट देते हैं वो एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी है। ईआरसीपी में हम लोग ध्यान से 6 घंटे के बाद खाना पीना शुरू करते हैं पेशेंट का। पानी से शुरू करते हैं कि कोई उल्टी तो नहीं है, कोई पेट में दर्द तो नहीं है, कोई गैस तो नहीं है, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप किया जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इब्तिसाम। नाज़रीन, आपने देखा कि एंडोस्कोपी और ईआरसीपी जिसके मुतल्लिक आप लोगों के जहन में इतनी गलतफहमियाँ होती हैं, इतने अबहाम होते हैं, तरह तरह के सवाल आपके जहन में होते हैं, हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर सी नशिस्त में आपको इन दोनों प्रोसीजर्स के ऊपर बड़ी मुफीद मालूमात, जिससे डॉक्टर इब्तिसाम ने बड़े सादा फ़हम अल्फाज में आप लोगों से शेयर किया, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की और उम्मीद करता हूँ कि आपकी मालूमात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।